कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी अमांडा और क्ले से होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक द्वीप आइलैंड पर जाते हैं। वहां पहुंचकर उनके दोनों बच्चे उस शानदार घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। काफी समय बाद पूरा परिवार साथ में छुट्टियां मनाने आया होता है, इसलिए हर कोई उत्साहित होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद अमांडा सामान खरीदने बाहर जाती है। वहां उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो पूरे 1 साल का राशन खरीद रहा होता है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो वह किसी बड़े प्रलय अपोकलिप्स की तैयारी कर रहा हो। वह आदमी भी महसूस कर लेता है कि अमांडा उसे देख रही है। घर लौटने के बाद अमांडा बीच पर जाने का प्लान बनाती है। वहां पहुंचकर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है और लोग आराम से अपना समय बिता रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी रोज समुद्र में एक बहुत बड़ा तेल का जहाज देखती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा होता है। पहले अमांडा को लगता है कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब जहाज सच में तेजी से उनकी ओर आने लगता है तो वह तुरंत क्ले को जगा देती है। क्ले भी ये देखकर चौंक जाता है। पूरे बीच पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह विशाल जहाज सीधे किनारे से टकरा कर रुक जाता है। जाते समय वे वहां के गार्ड से पूछते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। गार्ड बताता है कि आज तीसरी बार ऐसा हुआ है और शायद नेविगेशन सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। सभी लोग वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने लगते हैं। अमांडा कहती है कि बच्चों को तो जैसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। क्ले उसे समझाता है कि शायद ये सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी समस्या होगी। रात होने पर दोनों बच्चों को सुला देते हैं और नीचे बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अमांडा डर जाती है। क्ले हाथ में बेसबॉल बैट लेकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक सूट पहने आदमी खड़ा होता है जो अपना नाम जॉर्ज बताता है। उसके साथ उसकी बेटी रूथ भी होती है। जॉर्ज कहता है कि यह घर उसी का है। वह बताता है कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और वह अपने अपार्टमेंट वापस नहीं जा सकता। पार्किंग में रात बिताने के बजाय उसकी बेटी रूथ ने सुझाव दिया कि वे अपने इस बीच हाउस में आ जाएं और यहाँ ठहरे लोगों से सिर्फ एक रात रुकने की अनुमति मांग लें। वह ये भी कहता है कि ज़रूरत पड़े तो वह बेसमेंट में भी सो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वह सच में इस घर का मालिक है, क्योंकि अमांडा ने असली मालिक से सिर्फ ईमेल पर बात की थी, कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। क्ले सोचता है कि शायद मालिक ने अपनी पहचान जानबूझकर छिपाई होगी। अगली सुबह टीवी पर खबर आती है कि पूरे शहर में बिजली गुल है और लोग इसे साइबर अटैक मान रहे हैं। अमांडा के फ़ोन पर भी कई पॉपअप मैसेज आते हैं जिनमें लिखा होता है कि यह किसी हैकर का काम हो सकता है। वह सोचने लगती है कि क्या सचमुच कोई हैकर पूरी दुनिया की व्यवस्था को ठप कर सकता है। इसी बीच रोज बाहर खेलते हुए देखती है कि उनके लॉन में धीरे धीरे बहुत सारे हिरन इकट्ठा हो रहे हैं। ये बेहद अजीब और डरावना लगता है। घर के अंदर अमांडा रूथ को उन पॉपअप मैसेज के बारे में बताती है। रूथ कहती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जब सिर्फ एक ईमेल अटैचमेंट की वजह से पूरा सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो गया था। वह उम्मीद करती है कि इस बार हालात इतने खराब ना हों। तभी जॉर्ज कहता है कि वह पास में रहने वाले अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, शायद उसे कुछ जानकारी मिल सके। उसी समय क्ले भी मदद की तलाश में निकल पड़ता है। बाहर उसे आसमान में कोई अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन वह साफ नहीं देख पाता। उधर रोज अपने भाई आर्ची को हिरनों के बारे में बताती है, लेकिन आर्ची उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दोनों बातें करते करते जंगल के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना केबिन मिलता है। अंदर जाते ही रोज को महसूस होता है कि शायद कोई वहां रहता है और लंबे समय से उनके घर पर नजर रख रहा है। डरकर दोनों वापस लौट आते हैं। दूसरी ओर क्ले रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। वह रास्ता भटक जाता है। तभी एक डरी हुई महिला उससे मदद मांगती है, लेकिन वह सिर्फ स्पेनिश भाषा बोल रही होती है। भाषा न समझ पाने की वजह से क्ले उसकी मदद नहीं कर पाता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे पता चलता है कि आसमान में जो अजीब चीज़ दिख रही थी वह एक ड्रोन था। वह ड्रोन नीचे पर्चे गिरा रहा था। क्ले उनमें से एक उठाता है। उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है और साथ में एक सांप की तस्वीर बनी होती है। उधर जॉर्ज अपने दोस्त के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। चारों तरफ पानी भरा होता है। उसे वहां एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है, लेकिन साफ आसमान होने के बावजूद उसमें कोई सिग्नल नहीं आता। फिर वह समुद्र किनारे जाता है जहां कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। देखकर पता चलता है कि वे किसी विमान के यात्री और क्रू मेंबर हैं। तभी अचानक एक और विमान आसमान से गिरने लगता है। जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर घर के अंदर छिप जाता है। घर लौटकर वह अपने सारे अनुभव अमांडा और रूथ को बताता है। वह कहता है कि जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ। जिस क्षेत्र में वह काम करता है वहां लंबे अनुभव के कारण वह छोटे छोटे संकेतों से आने वाले बड़े खतरे को पहचान सकता है।
वह बताता है कि सैटेलाइट फ़ोन का बिना वजह बंद हो जाना सामान्य बात नहीं है। अमांडा कहती है कि शायद वह भी हैक कर लिया गया होगा, लेकिन जॉर्ज कहता है कि सैटेलाइट फ़ोन को हैक करना लगभग असंभव है। उसी समय बाहर से एक बेहद तेज़ और दर्दनाक आवाज़ आने लगती है। आवाज़ इतनी भयानक होती है कि घर की खिड़कियां तक टूटने लगती हैं। सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन आर्ची थोड़ा देर से ऐसा करता है। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो जाती है। तब अमांडा सबको उस विमान दुर्घटना के बारे में बताती है जिसे जॉर्ज ने पहले छिपा लिया था, क्योंकि उसकी पत्नी उसी विमान में हो सकती थी। ये सुनकर रूथ डर जाती है और अब सभी को यकीन होने लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अमांडा घबरा जाती है। जॉर्ज उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसे उस आदमी से बात करनी होगी जिसे उसने पहले दिन राशन खरीदते देखा था। जॉर्ज बताता है कि उसका नाम डैनी है और वह उसे अच्छी तरह जानता है। इसी बीच क्ले वह अरबी वाला पर्चा सबको दिखाता है। कोई उसका मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन आर्ची बताता है कि उसने ऑनलाइन गेम में ऐसा चिन्ह देखा था। उसका मतलब होता है अमेरिका की मौत। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि पूरे देश पर किसी तरह का बड़ा हमला हो चुका है। इसके बाद अमांडा फैसला करती है कि वे न्यू जर्सी में रहने वाली उसकी बहन के घर जाएंगे। जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि शहर की हालत इससे भी बदतर है, लेकिन अमांडा उसकी बात नहीं मानती। रास्ते में हाईवे पर उन्हें टेस्ला की दर्जनों कारें दिखाई देती हैं जो बिना ड्राइवर के ऑटो पायलट पर चलती हुई एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। चारों तरफ दुर्घटनाग्रस्त और छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी होती हैं। ये देखकर वे वापस लौट आते हैं। अब पूरे घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका होता है। रात में जॉर्ज अमांडा को बताता है कि कुछ अमीर लोगों को इस आने वाले संकट की जानकारी पहले से थी। तभी फिर वही रहस्यमयी तेज आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाकर देखते हैं तो स्विमिंग पूल में फ्लैमिंगो पक्षी खड़े होते हैं, जबकि इस इलाके में उनका होना लगभग असंभव है। अगली सुबह रोज़ अचानक गायब हो जाती है। उसी समय आर्ची के दांत एक एक करके गिरने लगते हैं। क्ले पूरे द्वीप में रोज़ को खोजता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। जॉर्ज कहता है कि उन्हें डैनी के पास चलना चाहिए, शायद उसके पास कोई दवा हो। जॉर्ज, क्ले और आर्ची डैनी के घर पहुंचते हैं। डैनी बंदूक लेकर बाहर आता है और कहता है कि अब किसी की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह उन्हें पास के एक बंकर के बारे में बताता है जो उसके पड़ोसी ने बनवाया था। जॉर्ज नाराज़ हो जाता है, लेकिन क्ले उसे शांत करता है और डैनी से विनती करता है कि आर्ची की जान बचा ले। आखिरकार डैनी दवा दे देता है। डैनी कहता है कि यह सब एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल युद्ध का नतीजा है और उसे शक है कि इसके पीछे कोरिया या चीन हो सकता है। लेकिन जब वह अरबी वाला पर्चा देखता है तो बताता है कि उसके दोस्त को कैलिफोर्निया में ऐसा ही पर्चा चीनी भाषा में मिला था। उसका कहना है कि यह सब लोगों को भ्रमित करने की साजिश है, क्योंकि पूरा देश पहले ही टूट चुका है। वापस लौटते समय जॉर्ज कहता है कि अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी लोग एक साथ रहें। डैनी आर्ची की हालत देखकर कहता है कि उसके दांत रेडिएशन की वजह से गिर रहे हैं। वह चेतावनी देता है कि अगर वे द्वीप छोड़कर बाहर गए तो उनकी जान भी जा सकती है। उधर अमांडा और रूथ रोज़ को ढूंढते हुए दूर तक निकल जाती हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। हर मशीन और तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ चुकी है।